स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा जी। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि IS-36 जो है, IS-36 जो है एक्चुअली वो एसेट्स पर तो अप्लाई होता है, अलबत्ता इन एसेट्स पे अप्लाई नहीं होता। 5 तक हमने बात कर ली थी। 6 जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो फेयर वैल्यू पर मेजर हो रही हैं उन पर भी IS-36 अप्लाई नहीं होता। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो फेयर वैल्यू पर होती हैं वो ऑलरेडी जो है वो फेयर वैल्यू फ्लक्चुएशन की वजह से जो है वो ऑलरेडी बिल्ड इन होता है ना, जो भी लॉस या गेन होता है। तो इस वजह से अगर कोई एसेट की वैल्यू कम हो रही है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले एसेट की, तो अगर वो फेयर वैल्यू पर है तो ऑटोमेटिकली जो है वो इम्पेयरमेंट लॉस उसमें एम्बेड हो जाएगा। इसी तरीके से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, IFRS 5 वाले एसेट जो हो गए उनके ऊपर IS-36 अप्लाई नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं IS-36 पे कि भाई देखें कौन सा, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, बल्कि इसको आप रहने दें, हम लोग आगे बात करते हैं। IS-36 जो है यानी इम्पेयरमेंट, हसन इम्पेयरमेंट का हमें कैसे पता चलेगा कि यार हमारा एसेट इम्पेयर्ड है या नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एसेट इम्पेयर्ड है या नहीं है? तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, आपने जो है ना कुछ रिव्यूज करने हैं, कुछ प्रोसीजर्स करने हैं जिनसे आप ये देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट जो है वो ओवर स्टेटेड है। ये कहलाता है इंडिकेटर रिव्यू। इंडिकेटर रिव्यू जो है आप हर रिपोर्टिंग डेट पर जो है वो कैरी आउट करते हो टू एनालाइज, टू इवेलुएट कि कहीं आपका एसेट इम्पेयर्ड तो नहीं है। अच्छा हसन, हम जब रिव्यू करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये एसेट इम्पेयर्ड है या नहीं? तो स्टैंडर्ड ने बोला कि भाई देखें, आपको कुछ इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, बाजुकात एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, इंटरनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जिसकी बेसिस पर जो है क्या कहते हैं आपको ये एनालाइज होगा या ये इवैल्यूएशन होगी कि आपका एसेट जो है वो इम्पेयर्ड हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। अब सर, जब आप इंडिकेटर रिव्यू करेंगे तो कुछ 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 इंफॉर्मेशन ऐसी होगी, कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसकी बेसिस पर यू विल एनालाइज के वेदर योर एसेट नीड्स टू बी इम्पेयर्ड और नॉट। फॉर एग्जांपल, अगर एसेट की वैल्यू जो है a decrease in the value of asset that is significantly relative to the normal usage over time। फॉर एग्जाम्पल, एसेट की वैल्यू में बहुत ज्यादा कमी आ गई, जैसे कोविड-19 जो आपका आया था, उसकी वजह से आपको पता है कि आपकी सेल्स कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली आपकी एसेट की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। Similarly, significant adverse change in the market within which the asset is used, example where a new competitor may have entered the market and undercut the selling price of the goods that the machine produces, and have entered the market and undercut the selling market। एक मिनट, कोई मैसेजेस आ रहे हैं आई बिलीव ग्रुप पे। Still facing sign-in issue, click on the latest link। पासपोर्ट। ऐसा साइनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को आ रहे हैं। अच्छा अरसल, आप उस लिंक, जो मैंने लिंक भेजा है ना, लेटेस्ट लिंक, आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली जो है, या पुराने लिंक पे जो है वो आपने किया हुआ है, तो लेटेस्ट लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी। तो जो है मैंने खैर वॉइस नोट ड्रॉप किया, अब लेट्स सी, अगर नहीं होता तो फिर हम लोग इसका कोई वर्क अराउंड निकालते हैं, या मैं फिर पासवर्ड वगैरह वो दूसरा वर्क अराउंड निकाल के पासवर्ड भेजूंगा। अच्छा जी। तो जो है बाजुकात ऐसा होता है कि आपकी जो नेट एसेट्स की वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ द पर शेयर, जाहिर सी बात है कि आपकी नेव जो है वो ज्यादा आ रही है मगर मार्केट में वैल्यू कम चल रही है, तो इट शोज एन इम्पेयरमेंट कि मार्केट जो है आपका कुछ और परसीव कर रही है आपके एसेट की वैल्यू को, और आप अपने एसेट को किसी और वैल्यू पर रखकर बैठे हुए। बाजुकात इंटरनल इंफॉर्मेशन की वजह से भी जो है इट शोज के आपका जो है इम्पेयरमेंट जो है वो हो सकती है हो। वो क्या इंटरनल इंफॉर्मेशन हो सकती है? सिग्निफिकेंट चेंजेस एडवर्सली अफेक्टिंग द यूज ऑफ द एसेट इंक्लूडिंग प्लान्ड चेंजेस, फॉर एग्जांपल a plan to dispose of the asset at a date earlier than previously expected। फॉर एग्जाम्पल, एक एसेट है जो आपने सोचा था आप 10 साल यूज करेंगे, नाउ यू आर प्लानिंग के भाई जो है आप 3 साल में यूज करके इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो इट्स एन स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, इट्स ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर
कि आपका एसेट जो है वो इम्पेयर हो सकता है, हो जरूरी नहीं है। दीज आर जस्ट इंडिकेटर्स विच शो कि आपका एसेट इम्पेयर हो सकता है। अ प्लान दैट विल रिजल्ट इन एन एसेट बिकमिंग आइडल, अगर एसेट आपका जो है वो फॉर एग्जांपल आपका एक प्लान है जिसकी वजह से आप नया एसेट ला रहे हैं तो पुराने एसेट की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। A plan to cease manufacturing a product line or close a factory that uses the asset concerned. For example, एक फैक्ट्री के अंदर एक प्लांट लगा हुआ है, नाउ यू आर प्लानिंग कि वो फैक्ट्री को आप बंद कर रहे हैं, तो जो है ऑटोमेटिकली उस एसेट की वैल्यू जो है इट नीड्स टू बी रीअसेस्ड। The reassessment of useful life of an asset from indefinite to finite, इसको हम आगे देखेंगे। Future unexpected maintenance cost that will reduce the value in use, जाहिर सी बात है अगर फ्यूचर में आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको मेंटेनेंस कॉस्ट, बहुत सिग्निफिकेंट मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर करनी है, तो ऑटोमेटिकली जब कॉस्ट आपकी ज्यादा लगेगी तो आपके कैश फ्लोज के अंदर आउटफ्लोज का इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से जब आप वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। या डैमेज हो गया या कोई ऑब्सोलीट हो गया एसेट, कोई टेक्नोलॉजी आप यूज करें तो ऑब्सोलीट हो गई, तो इट ऑल्सो शोज कि ये इम्पेयर हो सकता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन क्या इम्पेयरमेंट आपने हर साल आपने जो है वो क्या कहते हैं आपने इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है? नहीं, आपने रिव्यूज करने हैं, उसकी बेसिस पर यू वुड आइडेंटिफाई कि एसेट इम्पेयर हो चुका है। अच्छा जी, तो जो है हम लोग ये बात कर रहे थे, कि देखें इम्पेयरमेंट जो है वो जब मटीरियली, अगर आपको ऐसा लगता है कि इम्पेयरमेंट हो सकती है, मटीरियल इम्पैक्ट होगा, तो ही आप इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करेंगे और इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे, वरना आप इम्पेयरमेंट लॉस हर साल करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता आपने इंडिकेटर रिव्यू जरूर कैरी आउट करना है, आपने ये देखते रहना। यही वजह है कि ऑडिटर आपसे जो है, जब ऑडिटर आते हैं नॉर्मली, तो जब वो अपना रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं तो आपसे पूछते हैं बाकायदा, 5-6 सवालात करते हैं कि भाई आपकी सेल्स जो है वो कम हो रही है, बढ़ रही है, आपकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, आपने ऐसा तो नहीं है कि कोई फैक्ट्री या कोई ऑपरेशन आपने बंद किया है। ये वो सारे सवालात होते हैं जिसकी बेसिस पर वो एनालाइज कर रहे होते हैं कि यार कहीं एसेट इम्पेयर्ड तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर इम्पेयरमेंट आ रही होगी तो फिर वो आपको बोलेंगे कि यार फेयर वैल्यूएशन करवाओ। अच्छा जी, एक चीज देखें, क्योंकि देखें इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना ना, इम्पेयरमेंट लॉस इट गिव्स नेगेटिव परसेप्शन। इम्पेयरमेंट लॉस अगर आपकी बुक्स में आ रहा है तो इट गिव्स नेगेटिव परसेप्शन कि भाई आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। तो स्टैंडर्ड आपको एक लेवरेज देता है कि यार देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो है डेप्रिसिएशन के एस्टिमेट्स को गलत कैलकुलेट किया था जिसकी वजह से इम्पेयरमेंट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल एक एसेट है 50 रुपए का, एक बड़ी सिंपल सी, उसको डेप्रिशिएट होना था 5 सालों पे, और डेप्रिशिएट होना था हर साल 10 रुपए से, 50 डिवाइडेड बाई 5। अब आपने गलती से उसका जो यूजफुल लाइफ रख दी, ड्यू टू एनी रीजन वो 5 की जगह 10 रख दी। अब वो 50 डिवाइडेड बाई 10 5-5 रुपए से डेप्रिशिएट हो रहा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके जो वेरिएबल्स हैं या जो आपके एस्टिमेट्स हैं डेप्रिसिएशन के, वो गलत कैलकुलेट हुए हुए हों। तो अगर तो ऐसा केस है तो स्टैंडर्ड बोलता है कि फौरन इंपेयरमेंट की तरफ नहीं जाइएगा, देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जो पुराने एस्टिमेट्स थे डेप्रिसिएशन के वो गलत हैं। क्योंकि अगर तो पुराने एस्टिमेट्स डेप्रिसिएशन के गलत हैं तो आप उसको रिवाइज कर लें, तो हो सकता है कि आपका जो है डेप्रिसिएशन के अंदर ही बात बन जाए। क्योंकि देखें इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना ये एक तरीके से बुरा इम्पैक्ट जो है वो यूजर्स को देता है कि यार आप जो है, इम्पेयरमेंट का मतलब यही है कि भाई कंपनी जो है वो एक तरीके से जो है तनजुली की तरफ जा रही है। तो स्टैंडर्ड ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप चाहें तो इम्पेयरमेंट लॉस को कैलकुलेट करने से पहले या इम्पेयरमेंट लॉस बुक करने से पहले जो है एक दफा देख लें कि कहीं डेप्रिसिएशन के एस्टिमेट्स तो रिविजिट करने की जरूरत नहीं है।
अगर तो ऐसा है तो फिर आप जो है डेप्रिसिएशन के एस्टिमेट्स को रिविजिट कर लें, तो हो सकता है ऑटोमेटिकली आपका एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अगर फिर भी एस्टिमेट्स को रिविजिट करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अभी भी इम्पेयरमेंट होनी चाहिए, तो फिर आप इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। हैविंग सेड दैट अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इम्पेयरमेंट लॉस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, एल्स हम लोग आगे मूव ऑन करें। सर ये इम्पेरिमेंट ऑफ लॉस और ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट में थोड़ा मिक्सअप हो रहा है, कुछ अच्छा, क्लियर मैं करेंगे अभी थोड़ा सा अभी प्लीज। आगे आ रहा है, अभी आगे आ रहा है, जिसके अंदर मैं आपको फर्क बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पेयरमेंट लॉस एंड रीवैल्यूएशन लॉस। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आता हूँ तो आपको बताता हूँ। तो ये एक चीज आपने पहले बताई थी कि ये जो फाइनेंसिंग लीज है इसके ऊपर हम इम्पेयरमेंट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग पे नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना? मैं समझा नहीं, जरा वापस बताएं क्या बोल रहे हैं। जो जो फाइनेंस लीज है एसेट्स उसके ऊपर हम इम्पेयरमेंट बुक कर सकते हैं, लेकिन जो ऑपरेटिंग लीज है उस पे नहीं हो सकता। नहीं, एज अ लेसी बात करें, एज अ लेसर बात करें। जो ऐसा लेसी एज अ लेसी बात जिसके करें तो पास, ऑपरेट, हाँ देखें एज अ लेसी अगर आप बात कर रहे हैं तो लेसी के केस में अगर ऑपरेटिंग लीज है तो आपकी बुक्स में एसेट आ ही नहीं रहा होगा, तो इम्पेयरमेंट लॉस का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, और फाइनेंस लीज में हो जाएगा ये इम्पेयरमेंट लेसी के लिए। फाइनेंस लीज में जो है आपका आरओयू आ रहा होगा, तो फिर जो है वो आपको बुक करना होगा। मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, हम लोग इसको जो है वो रेज्यूम करें, सिर्फ 1 मिनट दें मुझे। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं ये इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कैसे होता है। इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कैसे होता है, देखें स्टैंडर्ड बोलता है, लेट मी शेयर एन एक्सेल शीट विद ऑल ऑफ यू। देखें इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड बोलता है कि देखें आपकी जो कैरिंग अमाउंट होती है ना, लेट से वो है 100। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपने कैलकुलेट करना है इसकी रिकवरेबल अमाउंट। कोई सवाल आया है, अ, अशरफ साहब अगर आप प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दें, थोड़ी सी डिस्टोर्शन हो रही है। जजाकल्ला। रिकवरेबल अमाउंट, देखें एक एसेट की होती है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट क्या है, आप जितने पर कैरी कर रहे हैं, जो भी आपकी बुक वैल्यू चल रही है, दिस इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट और बुक वैल्यू, नॉट अ कॉस्ट, राइट। स्टैंडर्ड बोलता है कि आप इसकी रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करें। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, रिकवरेबल अमाउंट को शॉर्ट फॉर्म में मैं कह देता हूँ आर है। व्हाट इज मेंट बाय रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट होती क्या चीज है। अब हम बात करते हैं रिकवरेबल अमाउंट पे। स्टैंडर्ड बोलता है रिकवरेबल अमाउंट, देखें आप किसी भी आम फहम जबान में मैं बात करूं तो आप किसी भी एसेट से फायदा या बेनिफिट दो तरीकों से उठा सकते हैं। या तो आप उसको बेच के फायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर उस एसेट को इस्तेमाल करके जो है आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एनी एसेट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज।
दोनों में से जो भी हायर होगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दैट एसेट। अब सवाल ये पैदा होता है, हसन रिकवरेबल अमाउंट में हायर ऑफ ही क्यों लिया? तो बड़ी लॉजिकल सी बात है कि एज अ बिजनेस पर्सन अगर आप सोचें, एज अ प्रूडेंट पर्सन, अगर आपको बोला जाए कि किसी चीज को इस्तेमाल करके आपको 200 रुपए मिलेंगे, का 200 रुपए का फायदा मिलेगा और बेच के 150 रुपए का फायदा मिलेगा, तो ऑब्वियसली यू वुड गो फॉर द हायर साइड रादर देन द लोअर साइड, ठीक है ना? तो स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर तो रिकवरेबल अमाउंट जो भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज उनमें से जो भी हायर ऑफ आए, हसन ये कैलकुलेट कैसे होगी बताता हूं मैं, जो भी हायर ऑफ आए वो होगी रिकवरेबल अमाउंट। अब आप कंपेयर करो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को। अगर तो रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से तो इट्स फाइन, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। मगर अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है तो जितने से रिकवरेबल अमाउंट कम है यू नीड टू बुक द लॉस फॉर दैट। आई होप आपको क्लियर है इंपेयरमेंट लॉस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इधर एक किसी पार्टिसिपेंट ने सवाल किया, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, कि हसन इंपेयरमेंट लॉस और रीवैल्यूएशन लॉस में क्या फर्क है? इंपेयरमेंट लॉस में आप इन दोनों आइटम्स को, फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज दोनों को आप जो है कंपेयर करते हो, मगर रीवैल्यूएशन लॉस में आप सिर्फ फेयर वैल्यू को देख रहे होते हो, वैल्यू इन यूज का कोई ताल्लुक नहीं होता। आई होप आपको क्लियर है। पॉइंट 1 और एनआरवी सेम होती है क्या सर? नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एनआरवी के अंदर बाजुकात होता ये है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो। आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि भाई जो भी प्राइस चल रही हो मैं तो उतने में ही बेचूंगा आपको आइटम, तो उस केस में आपकी फेयर वैल्यू और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस डिफर कर जाएगी। तो मैं ये बोलूंगा सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है ना? अच्छा, वो एक पार्टिसिपेंट का मैसेज आया है कि वो नए लिंक पर भी जो है वो पासवर्ड मांग रहा है, मुझे दे, मैं आपको जो है ना नए लिंक का पासवर्ड जो है वो भेज रहा हूँ। वैसे ऐसा कैसे हो सकता है? पासवर्ड जो है मैंने तो पासवर्ड लगाया ही नहीं है, इसमें कोई पासवर्ड ही नहीं है। पासवर्ड तो है ही नहीं इसमें। रजा साहब, इस मीटिंग का कोई पासवर्ड ही नहीं है, तो ओपन फॉर ऑल है। जिसके पास ये लिंक होगा ना वो खुल जाएगा, अगर आप लिंक पे ट्राई करें मोबाइल पे जो है ना डाउनलोड करके, तो हो जाएगा, डायरेक्ट लिंक को आप क्लिक करें। अच्छा जी, सर आप लिंक जो है ना वो एक बार और सेंड कर दें। आई थिंक वो 2-3 लिंक चल रहे हैं, इस वजह से शायद कंफ्यूजन हो रही है। तो मैं जो वापस लेटेस्ट लिंक होगा वो क्लिक हो जाएगा। मैं वापस भेज देता हूँ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप जिस सर ये पार्टिसिपेंट, वैल्यू इन यूज आप दोबारा से बता दें कि मैं ये क्या वैल्यू इन यूज चीज़ पे है भी आ वैल्यू रहा हूँ, इन। अभी मैंने इसको बताया ही नहीं है, मैं भी डिटेल में बता रहा हूँ वैल्यू इन यूज। अभी तो मैं सरसरी तौर पे बता रहा हूँ कि देखें, रिकवरेबल अमाउंट जो है अगर तो कैरिंग अमाउंट से कम है तो फिर जितने का डिफरेंस होगा उससे इम्पेयरमेंट लॉस बुक होगा। अगर तो रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो कोई इम्पेयरमेंट लॉस बुक नहीं होगा। एक पार्टिसिपेंट ने मुझसे सवाल किया कि हसन, वो जो हम रीवैल्यूएशन लॉस कैलकुलेट करते थे और जो इम्पेयरमेंट लॉस है दोनों में फर्क क्या है? तो उस पर मैंने बताया कि देखें, रीवैल्यूएशन लॉस में आप सिर्फ फेयर वैल्यू को कंसीडर करते हैं, यहाँ आप रिकवरेबल अमाउंट के लिए फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज दोनों को कंसीडर करते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक एसेट जो है उसमें रीवैल्यूएशन लॉस तो आ रहा हो मगर उसमें इम्पेयरमेंट लॉस ना आ रहा हो। आई होप आपको क्लियर है। आई होप आपको क्लियर है।
जिन पार्टिसिपेंट ने मुझसे सवाल किया था कि हसन इम्पेयरमेंट लॉस और रीवैल्यूएशन लॉस में क्या फ़र्क है, आई एम श्योर आपको क्लियर है कि इम्पेयरमेंट लॉस में आप दोनों को कंपेयर करते हैं कि फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज दोनों को आप देखते हैं, मगर रीवैल्यूएशन लॉस में सिर्फ फेयर वैल्यू को आप देखते हैं। अच्छा, अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है। हम देख लेते हैं वैल्यू इन यूज क्या होती है। तो देखें, वैल्यू इन यूज कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई आपका जो एसेट है उससे जितने भी कैश फ्लोज इस्तेमाल करके आपको आने हैं ना, उसको आप प्लॉट करें। फॉर एग्जांपल एक एसेट है, मुझे ऐसा लगता है 5 साल चलेगा, तो 5 साल में जितनी भी उससे रिलेटेड कैश फ्लोज होंगे, कैश फ्लोज क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल उससे आप कोई प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो सेल्स आ जाएंगी, तो 5 साल की सेल्स को आप जो है वो प्लॉट कर दें। या जो है वो एसेट जो होगा, जाहिर सी बात है जब सेल्स होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आएगी, तो उसको भी प्लॉट कर दें। और क्या हो सकता है भाई, जब एसेट 5 साल बाद डिस्पोज ऑफ होगा तो उसकी रेजिजुअल वैल्यू भी प्लॉट कर दें। जब ये कैश फ्लोस प्लॉट कर दें तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू आप ले लें, तो वो जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी दिस वुड बी कॉल्ड वैल्यू इन यूज। आई होप आपको क्लियर है। मैं एक इलस्ट्रेशन के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वैल्यू इन यूज आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये जरा देख लें आप प्लीज। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू प्लीज हैव अ लुक एट दिस सिनेरियो। इससे आप लोगों को और बेहतर अंदाज में समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक एसेट है जिसकी कैरिंग अमाउंट है 2,50,000, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है मेरी 2,10,000, सही है ना। अब मुझे वैल्यू इन यूज निकालनी है, तो ये मैंने कैश फ्लोस प्लॉट कर दिए। मुझे ऐसा लगता है ये एसेट 4 साल चलेगा, तो मैंने इससे रिलेटेड सेल्स को प्लॉट कर दिया 1,50,000, 2,00,000, 1,50,000, सही है ना। ये मैंने वैल्यू इन यूज के लिए कैश फ्लोस को प्लॉट कर दिया, सेल्स को। और उसके नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने प्लॉट कर दी 60,000, 1,00,000, 52,000, 24,000। और मुझे ऐसा लगता है ये एसेट 40,000 में बिक जाएगा। जब मैंने इन सबको नेट ऑफ किया तो ईयर 0 में तो 0 आ गया, ईयर 1 में 90,000 की वैल्यू आ गई, 1,50 माइनस 60, 90। ईयर 2 में 1,00,000 की वैल्यू आ गई, ईयर 3 में 48 की, और ईयर 4 में आपकी वैल्यू आ गई 40 की, 66 की। अब फिर मैंने 20% से, मैं एज्यूम कर रहा हूँ जो आपका रेट है वो 20% का डिस्काउंट रेट है, तो उससे मैंने डिस्काउंट किया, तो ईयर 1 की डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई 75, फिर 69, फिर 27 और 31। जब मैंने इन चारों को टोटल किया तो मुझे पता चल गया वैल्यू इन यूज जो आ रही है वो आ रही है 2,04,000। आई होप आपको क्लियर है वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट होगी। आई होप आपको क्लियर है वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट होगी, प्लीज। जी सर। ठीक है ना। अब मुझे बताएं आपकी रिकवरेबल अमाउंट क्या है, 2,04,000 या 2,10,000। आपकी रिकवरेबल अमाउंट क्या है, 2,04,000 या 2,10,000। रिकवरेबल अमाउंट क्या है, 2,04,000 या 2,10,000। वैल्यू इन यूज है 2,04,000 और फेयर वैल्यू लेस ऑब्वियसली हायर ऑफ। आपकी कैरिंग अमाउंट है 2,50,000, तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस कितने का बुक होगा, 40,000 का। इम्पेयरमेंट लॉस 40,000 से डेबिट, पीपी 40,000 से क्रेडिट। हसन ये जो आपने रेड फॉन्ट में जो लिखा है इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। पहले तो मुझे बताएं वैल्यू इन यूज आपको कैलकुलेट कैसे करनी है, उसके ऊपर आपको क्लैरिटी है कि यू आर सपोज टू जॉट डाउन द कैश फ्लोज, relevant cash flows of related to that assets, सही, and you need to take the present value of those cash flows, सही है। अब आप याद रखिएगा 5 चीजें हैं, जब आप वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने उनको बड़ा फोकस करना है इन 4-5 चीजों को। पहली चीज, बाजू का एसेट होता है वो 5 से ज्यादा सालों का जो है वो आपको बेनिफिट दे रहा होता है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखें जब आप वैल्यू इन यूज निकाल रहे हो तो आप मैक्सिमम 5 साल के कैश फ्लोज बनाइएगा। अगर तो किसी एसेट की वैल्यू 5 साल से, यूजफुल लाइफ 5 साल से ज्यादा है, तो आप अज्यूम करें कि वो 5वें साल पे बिक जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो आप बजट बनाते हैं वो अगले 5 सालों का बनाते हैं, जो फोरकास्ट बनाते हैं 5 साल का बनाते हैं। और बोर्ड भी, अगर आपको याद होगा, जब ऑडिटर्स आपके पास आते हैं तो वो बोलते हैं भाई आप बजट दें, 5 सालों का बजट दें, अगले फोरकास्ट दें 5 सालों की, सही है ना। क्योंकि नॉर्मली जब बोर्ड आपका जो अप्रूव करता है वो फोरकास्ट अगले 3 या 5 सालों की करता है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि जो आप वैल्यू इन यूज के लिए कैश फ्लोज आप प्लॉट करेंगे वो मैक्सिमम 5 सालों के प्लॉट कीजिएगा। अगर 5 सालों से ज्यादा यूजफुल लाइफ है तो आप अज्यूम करिएगा कि वो 5वें साल पे बिक जाएगा, सही है ना। तो 5वें साल पे आप उस एसेट को अजम्पशन ले लीजिएगा कि वो बिक जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर है। ये वो पॉइंट्स हैं, थिंग्स विच यू नीड टू डू और विच यू डूज एंड डोंट्स हैं एक्चुअली जब वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर रहे हो।
सिमिलरली जो भी आप कैश फ्लोज डालेंगे, प्लॉट करेंगे, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड और टॉप मैनेजमेंट। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों ने इंटरनल वर्किंग जो है उसी से ही आपने जो है वो कैश फ्लोज प्लॉट करके वैल्यू इन यूज निकाल ली। सिमिलरली थर्ड पॉइंट, जब भी आप कैश फ्लोज प्लॉट कर रहे होंगे, तो अगर तो फ्यूचर में आपकी कोई ओवरहोलिंग कॉस्ट इनकर होनी है, या बाजुकात होता है लेट्स से आपके पास कोई गाड़ी है, अब आप बोलते हैं नहीं यार मैं तो अगले साल ऐसा खर्चा करूंगा कि इसको जहाज बना दूंगा, ठीक है ना, या कोई ऐसा टर्बो लगाऊंगा कि जो है ये 10 गुना काम करेगी, तो नहीं, वो जो आपकी हाइपोथेटिकल ओवरहोलिंग एक्सपेंडिचर्स हैं जो फ्यूचर में आप बोलते हैं कि भाई वो इनकर करूंगा जिसकी वजह से एसेट की जो है वो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, उन सबको इग्नोर करना है। आप एसेट को एज इज वेयर इज की कंडीशन में दे लेके आप कैश फ्लोस प्लॉट करेंगे। सिमिलरली अगर कोई फाइनेंस चार्ज है या इंटरेस्ट कॉस्ट है, तो आप इंटरेस्ट कॉस्ट और टैक्स के जो भी कैश फ्लोज हैं उसे इग्नोर कर देंगे। सही। अगर कोई इंटरेस्ट या टैक्स से रिलेटेड कैश फ्लोज हैं तो आप उसे इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स का एसेट की यूजेज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ओवरऑल कंपनी लेवल पर जो है इनकर हो रहे होते हैं इंटरेस्ट और टैक्स के एक्सपेंसेस। तो ये 5 चीजें हैं जो वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते हुए आपने फोकस कर रहे हैं। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, आप जब वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर रहे होंगे एसेट से रिलेटेड, तो जो है आप 5 सालों के कैश फ्लोज को प्लॉट करेंगे, और जो भी कैश फ्लोज आप लेंगे दे मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। और कोई भी अगर आपके फ्यूचर ओवरहोलिंग के प्लान्स हैं उस एसेट से रिलेटेड, तो यू विल बी इग्नोरिंग दोज फ्यूचर प्लान्स और ओवरहोलिंग कॉस्ट। सिमिलरली कोई भी इंटरेस्ट या टैक्स रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं तो आप उन्हें वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते हुए इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। आई होप आपको क्लियर है। सर ये हम लोग जो वैल्यू इन यूज निकाल रहे हैं, हाँ, इसमें आपने वो कॉस्ट ऑफ सेल को इसमें से निकाला हुआ है और ये इसको ऐड किया हुआ है, ये लास्ट 4th ईयर के जो 5th ईयर है इसकी रेजिडुअल वैल्यू को, इसमें डेप्रिसिएशन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इसमें। आप अपना क्वेश्चन प्लीज रिपीट करेंगे? ये जो आपने टेबल बनाया है वैल्यू इन यूज, इसमें डेप्रिसिएशन का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा? देखिए कैश फ्लोज की जब आप बात करते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश फ्लो, इट्स अ नॉन कैश आइटम। ठीक है। ठीक। अच्छा, एक और सवाल है कि सर जो आप डिस्काउंट कर रहे हैं तो उससे इंटरेस्ट का इंपैक्ट नहीं आ जाएगा? नहीं नहीं, देखिए डिस्काउंट मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आऊं, आज की टर्म्स में उसकी वैल्यू क्या है। डिस्काउंट तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे भाई वो तो जो इनकर होने ईयर 2 के एंड पर होने ना, तो आज की टर्म्स में अगर ये होते तो आज की टर्म्स में उसकी वैल्यू क्या होती। तो डिस्काउंट तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, उसका इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। आई होप आपको क्लियर है। कैन वी मूव ऑन? जी। अच्छा जी, अब इसी तरीके से ये एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं। देखें अभी तक हम लोगों ने 4 बातें की हैं, 5 से 6 बातें की हैं कि IAS 36 इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो किन एसेट्स पे अप्लाई होता है, किन एसेट्स पे अप्लाई नहीं होता। फिर हमने बात की कि देखें इम्पेयरमेंट लॉस आपने क्या हर साल आपने जो है ये एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू निकालना ये प्रैक्टिकली, ये अपेरेंटली बातों में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर जब आप प्रैक्टिकली करने के लिए जाएं तो हर किसी के पीछे जो है वो कोई ना कोई कॉस्ट इनकर हो रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये जो आपका इम्पेयरमेंट लॉस की एक्सरसाइज है, क्या ये आपने हर साल जो है वो आपने कैरी आउट करनी है? तो नहीं, आपने हर साल इम्पेयरमेंट लॉस की जो है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, इम्पेयरमेंट लॉस है ये आपने हर साल बुक नहीं करना, आपने जो है एक्चुअली ये इंडिकेटर रिव्यू परफॉर्म करना है। आपने रिव्यू करना है कि आपका एसेट कहीं ऐसा तो नहीं है कि इम्पेयर हो सकता है। अगर तो आपको सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स दिखें तो फिर आपने जो है
इम्पेयरमेंट रिव्यू की तरफ जाना है या इम्पेयरमेंट लॉस बुकिंग की तरफ जाना है या कैलकुलेशन की तरफ जाना है। अब वो इंडिकेटर्स क्या हैं वो मैंने आपको बता दिए, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स भी हैं, इंटरनल इंडिकेटर्स भी हैं। इसी से रिलेटेड फिर हमने बात की कि देखें इम्पेयरमेंट लॉस है क्या। इम्पेयरमेंट लॉस कुछ भी नहीं है, आप कैरिंग अमाउंट को जो है रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हैं। अगर तो रिकवरेबल अमाउंट कम होती है तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा होती है तो आप इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लेते हैं। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? इट्स एक्चुअली हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यानी आपका, आप देख लें कि उस एसेट से रिलेटेड आपको बेचेंगे तो फेयर वैल्यू कितनी आएगी, और अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वैल्यू इन यूज कितनी आएगी। दोनों में से जो भी हायर ऑफ हो उससे आप रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट कर लें और रिकवरेबल अमाउंट को कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कर लें तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। सही है। अच्छा, फिर हमने बात की वैल्यू इन यूज क्या होती है। वैल्यू इन यूज के ऊपर मैंने आपको बताया कि जितने भी एसेट से रिलेटेड कैश फ्लोज होते हैं आप उन कैश फ्लोज को प्लॉट करते हैं और उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं। अलबत्ता कैश फ्लोज प्लॉट करते हुए 4-5 बातों का आपने ख्याल रखना है। वो 4-5 बातें क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप मैक्सिमम कैश फ्लोज जो लेंगे वो 5 सालों का लेंगे। अगर एसेट की लाइफ 5 साल से ज्यादा है तो आप अज्यूम कर लेंगे कि वो 5 साल पे ही जो है एसेट डिस्पोज हो रहा है। इसी तरीके से जो भी कैश फ्लोज होंगे दे मस्ट बी अप्रूव बाय द टॉप मैनेजमेंट, और जो भी फ्यूचर ओवरहॉलिंग से रिलेटेड कोई कॉस्ट वगैरह होनी है उसको इग्नोर कर देंगे, और इंटरेस्ट और टैक्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस को आप इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। हमने यहाँ तक बात की। अगर किसी का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एल्स हम लोग आगे बढ़े। सर ये 5 साल मैक्सिमम है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जो मेरी कैरिंग अमाउंट है ये मेरी जस्ट लाइक रिटर्न डाउन वैल्यू भी कह सकता हूँ यस यस इसको? यस, बुक वैल्यू। कैरिंग अमाउंट मींस बुक वैल्यू। आर वी क्लियर? जी सर। जी सर। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं। देखें ये तो इंडिविजुअल एसेट्स की बात थी। आपने एसेट्स को, वो आपने जो है एसेट्स को आपने देखा और क्या कहते हैं, आपने उसकी रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट की और आपने जो है कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कर लिया। तो ये इंडिविजुअल एसेट्स का, इसमें इतना मसला नहीं होता, ये इतना टेक्निकल भी नहीं है। असल में बाज़-औक़ात होता ही है, आपको पता है कि हर बिजनेस के अंदर जो है ना CGUs होते हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट्स। कैश जनरेटिंग यूनिट्स क्या होते हैं उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो इम्पेयरमेंट की कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी सी जो है टेक्निकल नहीं है, बड़ी आसान सी है, बस हमें रूल्स पता होने चाहिए। तो देखें, अगर तो आपका एक तो इंडिविजुअल एसेट होता है और एक CG होता है। पहले तो हम समझ लेते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है। कैश जनरेटिंग यूनिट इट्स अ ग्रुप ऑफ एसेट जो इंडिपेंडेंटली अपने कैश फ्लोज जो है जनरेट कर सकता है, उसको किसी और जो है एसेट्स का सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो मेरी एक्स कंपनी है जहां मैं CFO था तो वहां फ्यूल स्टेशन भी थे। अब फ्यूल स्टेशन के अंदर आपको पता है कि आपका जो डिस्पेंसर भी लगा हुआ होगा, आपका जो है वो क्या कहते हैं कि आपके जनरेटर भी लगा हुआ होगा, आपका जो है फॉर एग्जांपल टायर शॉप भी होगी, आपकी जो है क्या कहते हैं सर्विस स्टेशन भी होगा। तो वो पूरा का पूरा फ्यूल स्टेशन जो है ना, यानी उसके अंदर एक एसेट नहीं है, उसके अंदर 10-15 एसेट्स हैं। बट उस फ्यूल स्टेशन को मैं क्या कैश जनरेटिंग यूनिट कह सकता हूँ? जी बिल्कुल कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कलेक्टिवली इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट करके मुझे दे रहे हैं। ये फ्यूल स्टेशन जो है, ये जो ग्रुप ऑफ एसेट हैं, ये इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अदर एसेट मुझे कैश जनरेट करके दे रहे हैं। तो क्या मैं उस फ्यूल स्टेशन को कैश जनरेटिंग यूनिट कह सकता हूँ? जी बिल्कुल कह सकता हूँ। सिमिलरली हमारा जो ये जो सर्टिफिकेशन इन IFRS का प्रोग्राम है, सही है, रूम नंबर 9 में होता है। सही है। अब उधर आपको पता है कि व्हाइट बोर्ड भी लगा हुआ है, आपका जो है क्या कहते हैं प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, कुर्सियां भी लगी हुई हैं, AC भी है, वो कमरा भी है। तो मुझे बताएं, वो जो एक कमरा है क्या मैं उसको कैश जनरेटिंग यूनिट कह सकता हूँ? आप बताएं। जी कह सकता हूँ। जी बिल्कुल कह सकता हूँ, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, प्लीज वेट फॉर द, अरे अरे अरे,
इमरान भाई आप पुराना लिंक जो है वो कर रहे हैं, आप जो पुराने लिंक से कनेक्ट कर रहे हैं जो है, ठीक है। अभी ये जो नया लिंक मैंने शेयर किया है ना, आप उससे जो है, मैं वापस से एक दफा आपके लिए नया लिंक शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल कैश जनरेटिंग यूनिट है ये, जो आपका हमारा जो आईसीएमए का जो सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है, इट्स अ कैश जनरेटिंग यूनिट। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, आपने इंडिविजुअली एसिड को इम्पेयर करना है, इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना है, या सीजीयू को करना है, तो आपने ये देख लेना होगा, अगर तो एसिड किसी सीजीयू का हिस्सा नहीं है तो उसको इंडिविजुअली इम्पेयर करें, और अगर तो वो सीजीयू का हिस्सा है तो फिर आप पूरे सीजीयू की इम्पेयरमेंट करें। सीजीयू क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ एसिड्स विच इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अदर एसिड जनरेट कैश इनफ्लोस। आई होप आपको क्लियर है, आई होप आपको क्लियर है। अच्छा जी, अब इधर एक मॉडलिटी आती है कि हसन, लेट से मेरा एक एसिड है जो सीजीयू का हिस्सा है, कैश जनरेटिंग यूनिट का हिस्सा है। अब वो इंडिविजुअली इंपेयर हो चुका है, मगर पूरा सीजीयू जो है वो इंपेयर नहीं हुआ है, तो क्या उसके ऊपर मैं इंपेयरमेंट लॉस बुक करूं? हसन, एक एसिड है जो सीजीयू का हिस्सा है, वो इंडिविजुअली तो इंपेयर हो चुका है, बट सीजीयू जो है जिसका वो हिस्सा है वो इंपेयर नहीं हुआ, तो क्या मैं उसको इंपेयरमेंट के लिए इंपेयरमेंट लॉस उस पर बुक करूं? तो स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर तो कोई सीजीयू इंपेयर्ड नहीं है, उसका इंडिविजुअल एसिड कोई इंपेयर्ड है, तो उस इंडिविजुअल एसिड के ऊपर इंपेयरमेंट लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर तो वो इंडिविजुअल एसिड आपका डिस्पोज ऑफ करने का इरादा है, अगर तो आपका उस इंडिविजुअल एसिड का स्क्रैप करने का इरादा है, तो फिर आप इसके ऊपर इंपेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? ये इंपॉर्टेंट नोट आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें एक दफा, तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। सर ये अभी अभी इम्पेयरमेंट स्टार्ट हुई है या फिर इससे पहले और भी कुछ इसमें बता दिया आपने? मैंने वो बताया है, 5-6 चीजें बताई हैं इमरान भाई। मैं एक सेशन के एंड पर जो है ना, एक क्विक रिवीजन भी करवा दूंगा, डोंट यू वरी। थैंक यू सर, वो इंटरनेट ही बंद हो गया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज, मैं बता दूंगा, और मैं इंशाल्लाह रात तक रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर दूंगा। अच्छा सर, आई एम श्योर आप लोगों को क्लियर है। ये क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा ये जो क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग जरा मुझे इसके ऊपर बताएं आंसर क्या आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है, प्लीज इसको सॉल्व करें और मुझे जरा आंसर बताएं। जी बिल्कुल, अरसल ने बिल्कुल सही बोला कि सर फर्स्ट में इंपेयर नहीं करेंगे, सेकंड में इंपेयर करेंगे। वन ऑफ द मशीन्स कैरिंग अमाउंट जो है 40,000 है इन एन असेंबली लाइन,
suffered damage due to a power surge and was immediately removed from the assembly line. पूरी एक assembly line का हिस्सा है एक machine. The assembly line is still operating although at 80% capacity. The assembly line's recoverable amount is 300,000. Assembly line की recoverable amount है 300,000 and its carrying amount is 2,40,000. वो जो assembly line है, it's obviously a CGU, एक पूरी line चल रही है आपकी, उसमें different machines लगी हुई हैं. उसकी खुद की जो है वो impairment कुछ भी नहीं है, already recoverable amount ज्यादा है. Okay. अब calculate and generalize the impairment of the machine assuming that the intention is to repair the machine and return it to the assembly line. हमें ये assumption लेनी है कि भाई अगर तो जो है वो क्या कहते हैं, हमारा इरादा है कि एसेट को हम रिपेयर करेंगे और असेंबली लाइन के तौर पर ही चलाते रहेंगे, तो सर ए में तो आप इम्पेयरमेंट लॉस बुक नहीं करेंगे, इम्पेयरमेंट के लिए इस मशीन को टेस्ट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ सीजीयू और सीजीयू इम्पेयर्ड नहीं है. बी में द इंटेंशन इज टू स्क्रैप द मशीन फॉर 1000. बी के केस में हमारा इरादा है कि हम मशीन को जो है स्क्रैप कर देंगे. तो सर इस केस में जल्दी से मुझे बताएं, बी के केस में इम्पेयरमेंट लॉस मशीन पे कितना बुक करूं? बी के केस में इम्पेयरमेंट लॉस मशीन पे कितना बुक? 60,000. नहीं ना, 60,000 क्यों? 39,000 होगा ना. वो जो 60,000 है वो तो हो ही नहीं सकता ना. रिकवरेबल अमाउंट 3 लाख है, कैरिंग अमाउंट 240 है. वो तो असेंबली लाइन की है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है. सर मशीन की वैल्यू जो है वो 40 है कैरिंग अमाउंट, और आपका इरादा है आप 1,000 में बेचेंगे, तो 39,000 से इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे ना. ठीक 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 है. अच्छा सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब सीजीयू है आपका. अब सीजीयू में आप इम्पेयरमेंट लॉस को कैसे एलोकेट करेंगे? आपके पास 10 किस्म के एसेट्स हैं सीजीयू में. 10 किस्म के एसेट्स हैं, तो आप एलोकेट कैसे करेंगे? तो सर याद रखिएगा, द एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ अ सीजीयू टू इट्स इंडिविजुअल एसेट इज एज फॉलोज. ये रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा. सर आसान सा रूल, जितने भी एसेट्स होंगे ना, उनकी जितनी भी कैरिंग अमाउंट होगी इंडिविजुअल, उसके प्रोरेटा बेसिस पे एलोकेट कर दीजिएगा. पहला रूल, सीजीयू में जितने भी एसेट्स होंगे, अगर लेट से सीजीयू है आपका, लेट से 3 लाख की इसकी जो है रिकवरेबल अमाउंट है और कैरिंग अमाउंट है 3.5 लाख, तो बताएं सीजीयू पे, सीजीयू का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ एसेट्स, एक से ज्यादा एसेट्स होंगे उसमें. तो जल्दी से बताएं इम्पेयरमेंट लॉस कितने का आ रहा है? सीजीयू जो है उसकी कैरिंग अमाउंट है 3.5 लाख और रिकवरेबल अमाउंट है 3. जल्दी से बताएं इम्पेयरमेंट लॉस कितने का आ रहा है? 50 का. 50,000 का. अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो 50,000 है, आप इसको किस तरीके से एलोकेट करेंगे सीजीयू में जो डिफरेंट एसेट्स हैं? तो हमने जवाब पढ़ा कि सर जो भी इंडिविजुअल एसेट्स जितने भी होंगे, उनकी कैरिंग अमाउंट के अंदर इस 50,000 को प्रोरेट कर देंगे, रेशो निकाल देंगे कैरिंग अमाउंट का जो भी उनका बनता है और उस पर प्रोरेट कर देंगे. पहला रूल. दूसरा रूल, बाज़-औक़ात सीजीयू में गुडविल भी होती है, गुडविल भी एम्बेडेड होती है, बाज़-औक़ात गुडविल भी हिस्सा होती है. फॉर एग्जांपल आप सब्सिडरी की जो है वो इम्पेयरमेंट निकाल रहे हैं, तो अगर तो गुडविल है तो एक बड़ा आसान सा, मैं आम फहम जबान में जब मैं सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो बड़ी आसान सी बात करता हूँ कि देखें, इज्जत जो है ना वो सबसे पहले जाती है, बाद में सारी बातें जाती हैं, इज्जत पहले जाती है. तो अगर तो सीजीयू में गुडविल हो तो गुडविल को आप सबसे पहले डिलीट करेंगे, उसको प्रोरेटा नहीं करेंगे. अगर गुडविल लेट से 50,000 की है तो गुडविल को सबसे पहले डिलीट करेंगे, सही है, उसके बाद प्रोरेटा करेंगे. तो मैं वापस रिपीट कर देता हूं, मैंने 2 रूल्स बताए. अगर तो आपके पास सीजीयू में एसेट्स आ रहे हैं तो जितना भी इंपेयरमेंट लॉस होगा उनकी प्रोरेटा बेसिस पे एलोकेशन होगी. रूल नंबर 2, अगर तो सीजीयू में गुडविल भी है तो आप सबसे पहले गुडविल को जो है वो 0 करेंगे और उसके बाद जितना इंपेयरमेंट लॉस बचता है उससे आप प्रोरेटा बेसिस के ऊपर एसेट में एलोकेशन करेंगे. क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है आप लोगों को? अच्छा जी, याद रखिएगा, देखें एलोकेशन जो है ना, इसका कोई दिमाग नहीं है ना, ये तो हमारा एक रूल है. तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल एसेट होता है ना, उसकी रिकवरेबल अमाउंट, देखें एक तो सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट है और एक इंडिविजुअल एसेट की भी रिकवरेबल अमाउंट है. तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है
कि इंडिविजुअल एसेट जब आप एलोकेशन करते हैं ना, तो इंडिविजुअल एसेट की रिकवरेबल अमाउंट है 10,000, बट एलोकेशन के बाद उसकी वैल्यू आ जाती है 8,000। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि यार एलोकेशन के वक्त एक चीज का ख्याल रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि एसेट की वैल्यू इतनी इंपेयर कर दो एलोकेट करके इंपेयरमेंट लॉस कि उसकी जो एक्चुअल रिकवरेबल अमाउंट है उससे भी कम हो जाए वैल्यू, या वो नेगेटिव में चली जाए। तो एलोकेशन करते हुए इस चीज का ख्याल करना कि इतनी ज्यादा एलोकेशन ना कर दो कि उसकी जो एक्चुअल रिकवरेबल अमाउंट है उससे भी कम हो जाए एसेट की वैल्यू। तो अगर तो कम हो रही होगी तो आप रिकवरेबल अमाउंट पे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, और जो बचा कुचा इंपेयरमेंट लॉस होगा वो बाकी जो एसेट्स हैं उनमें एलोकेट कर दोगे। 3 बातें हमने पढ़ी। व्हेनेवर यू आर impairing any CGU, so you would be allocating the impairment loss on the pro rata basis as per the carrying amount of the assets given in the CGU. Number 2, if there is a goodwill in the CGU, you shall be eliminating the goodwill as a whole, and once it has become zero, then the remaining portion would be allocated to other assets. And the third rule, आप एलोकेशन को रिस्ट्रिक्ट करोगे किसी इंडिविजुअल एसेट के रिकवरेबल अमाउंट तक या जीरो तक, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी बात होगी कि इंडिविजुअल एसेट की रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है मगर एलोकेशन के बाद उसकी कैरिंग अमाउंट कम हो जाती है। तो इन्हीं ये जो हमने 3-4 बातें पढ़ी हैं उसके ऊपर मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि हमारा ईमान और पुख्ता हो जाए। सर ये क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा प्लीज आप लोग इसको अटेम्प्ट करें। आई एम श्योर आप लोगों को नजर आ रहा है, मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। जिसकी रिकवरेबल अमाउंट कम होगी वहां पर रिस्ट्रिक्ट। इफ दिस इज द केस विद ऑल एसेट्स इन सीजीयू, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि जो है सारे एसेट्स का जो है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये जितनी भी हमने बातें की उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन है। सर इसके अंदर इम्पेयरमेंट ली जाएगी क्योंकि कैरिंग अमाउंट का सम किया जाए तो वो तो रिकवर अमाउंट से ज्यादा बनता है। सर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके अंदर जो 15,000 रुपए टोटल वैल्यू आ रही है, इस टोटल वैल्यू की जो रिकवरेबल अमाउंट है वो 10,000 है, राइट?
हेलो, इसमें इम्पेयरमेंट लॉस शायद सर नहीं बुक होगा। वही मैं कह रहा हूँ सर, इसके अंदर होना तो नहीं चाहिए। सर नहीं, इसकी तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो ये लिखा हुआ है आ रहा है अपना साजिद भाई, 10,000 रुपए जो इसकी रिकवरेबल अमाउंट है, और टोटल जो आ रहा है इसका ये आ रहा है 15,000 रुपए। ज्यादा होता है कैरिंग अमाउंट। नहीं ना, रिकवरेबल अमाउंट कम है ना, तो 5,000 रुपए का इसमें इम्पेयरमेंट आ जाएगा। नहीं आएगा ना, विच एवर इज हाई, तो अरे कैरिंग आ अमाउंट तो जाएगा हाई ना है ना। भाई, टोटल रिकवरेबल अमाउंट हमारी जो आ रही है वो 10,000 आ रही है, ठीक है, और टोटल एसेट की वैल्यू जो है वो आ रही है 15,000। ठीक है, तो फिर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है ना, ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो गई और रिकवरेबल अमाउंट कम है, फिर तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं इम्पेयरमेंट आएगा हो गई शायद। ना। हाँ अच्छा, मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। देखें, मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। A cash generating unit measured under the cost model which is a recoverable amount of 10,000 includes the following। recoverable amount है 10,000। अच्छा, जो इंडिविजुअल एसेट्स की रिकवरेबल अमाउंट नहीं दी हुई, इसका मतलब है कि हमें बस ये देखना है नेगेटिव ना हो, बाकी जितना चार्ज करना है करते रहें, क्योंकि इंडिविजुअल एसेट की रिकवरेबल अमाउंट नहीं दी हुई। अच्छा, अब मैं कैरिंग अमाउंट देख लेता हूँ। कैरिंग अमाउंट है, अगर मैं सबका टोटल करूँ, इक्विपमेंट 3, व्हीकल 2, प्लांट 6, फैक्ट्री बिल्डिंग 4, तो ये टोटल मिला के होती है 15,000। इसका मतलब है मैं रख के बैठा हुआ हूँ 15,000 पे सीजीयू को, और मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि रिकवरी होगी 10 की, तो 5,000 का इम्पेयरमेंट लॉस है। आप इसको कोई फॉर्मूला नहीं लें, आप इसको बड़ा नॉर्मली लेना कि भाई एक एसेट को मैं रख के बैठा हुआ हूँ 15 पे, और मुझे ऐसा लगता है कि उससे रिकवरी होगी 10 की, तो जाहिर सी बात है 5,000 की इम्पेयरमेंट है ना। इफ इट वुड हैव बीन अदर वे अराउंड, कि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होती और कैरिंग अमाउंट कम होती, तो कोई इम्पेयरमेंट लॉस ना होता। तो एक बात तो तय है कि ये 5,000 का इम्पेयरमेंट लॉस हमें इस सीजीयू पे बुक करना है। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर। अब हम देखते हैं कि हसन बुक कैसे करना है। तो बड़ी आसान सी चीज है, जो भी इनकी कैरिंग अमाउंट दी हुई है उसके ऊपर प्रोरेटा कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को खोल के दिखा देता हूं, जरा ये देख लें। देखें, कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीओ इज 15,000, रिकवरेबल अमाउंट 10,000 है, तो इम्पेयरमेंट लॉस है 5,000 का। मैंने ये एसेट्स को इधर जॉट डाउन कर लिया है, मैं इनके करीब लिख देता हूँ। इक्विपमेंट, व्हीकल, प्लांट, फैक्ट्री बिल्डिंग, सही है। ये कैरिंग अमाउंट 3, 2, 6, 4, 15। इम्पेयरमेंट लॉस कैसे आया मैं बता देता हूँ। इम्पेयरमेंट लॉस कैसे आया, मैं इधर एक वर्किंग आप लोगों को करके बता देता हूँ। देखें ये इम्पेयरमेंट लॉस ये कैसे आया, मुझे बताएं। ये 3,000 का था, इम्पेयरमेंट लॉस कितना एलोकेट करना था, 5,000, प्रोरेटा 3,000, इस एसिड की वैल्यू है डिवाइडेड बाई 15,000। कुछ नहीं किया, रेशो प्रोपोर्शन जो बचपन में पढ़ते थे। इसी तरीके से जो व्हीकल है उसकी वैल्यू कितनी है 2, तो 5,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। फिर इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो 5,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 15। फिर इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो 5,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 15। तो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। फिर 3 में से 1 माइनस करा तो कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस 2,000, व्हीकल की 1,333, प्लांट की 4,000, फैक्ट्री बिल्डिंग की 2,666। तो आई होप आपको क्लियर है, आई होप आपको क्लियर है। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, एल्स वी शुड मूव ऑन। सर क्लियर है सर, ओके। अच्छा जी, अब केस 2 करते हैं। केस 2 में अच्छा कोई सवाल है? अच्छा, इमरान भाई का मैसेज आया है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं चाहूंगा इसको करें। इसमें आपकी इंडिविजुअल एसेट की रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है, इंडिविजुअल एसेट की रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है आपको। तो अब आपने देखना है, अगर तो कहीं एलोकेशन के वक्त रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा एलोकेशन हो रही है तो फिर आप वहां रोक के बाकी जो एसेट्स हैं उसमें एलोकेट करेंगे। जल्दी से कर लें प्लीज।
सर डिस्कस करना है कुछ ये? श्योर इमरान भाई, कर लें हम लोग, कर लें। हाँ सर कर लें, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। रिकवरेबल अमाउंट एक पे तो दिया हुआ है 5,000, जबकि एसेट की कैरिंग वैल्यू है 4,000, तो इस पे तो इम्पेयरमेंट आएगा नहीं। बिल्कुल सही है। सही है। अब एक की आ रही है 6,000 और दूसरे की आ रही है 5,000 कैरिंग वैल्यू, तो 1,000 का इस पे इम्पेयरमेंट डाल लूंगा। कर लेते हैं इसको, कर लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलें करें। The following details मगर apply to a CGU measured under cost model, equipment, vehicle, plant, factory building। अच्छा, मजे की बात ये है कि इक्विपमेंट और व्हीकल की जो है रिकवरेबल अमाउंट नहीं दी हुई, अलबत्ता प्लांट और फैक्ट्री बिल्डिंग की दी हुई है 5 और 5। कैलकुलेट एंड एलोकेट द इम्पेयरमेंट लॉस टू दिस केस जनरेटिंग यूनिट। हमें जो है इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है, सही है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो टोटल जो है कैरिंग अमाउंट जो है सीजीयू की वो 15 है, रिकवरेबल अमाउंट 12,000 है, तो इम्पेयरमेंट लॉस तो 3,000 का आना है। इधर तो हम सब साथ हैं। अब सवाल ये पैदा होता है इस 3,000 को एलोकेट कैसे करेंगे? सर ये 12,000 क्यों आया? 5,000 थे तो वो 10,000 आएगा ना, वो 2,000 कहाँ से? सवाल में दिया हुआ है ना रिकवरेबल अमाउंट 12। अच्छा ये 12 अलग दिया हुआ, ठीक है सही है। मैं हाईलाइट करता हुआ जाता हूँ, येलो हाईलाइट, सही है। अच्छा जी, अब एलोकेट करते हैं। इधर मैंने रिकवरेबल अमाउंट जॉट डाउन कर ली है आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है ना। मैं काम करता हूँ, इनको जो है थोड़ा करीब लेकर आ जाता हूँ। एक में 1,200 आ जाएगी, एक में 800 आ जाएगी। देख लेते हैं। देखें, इक्विपमेंट की रिकवरेबल अमाउंट नहीं है, इसका मतलब है पूरा का पूरा इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ एलोकेट हो सकता है। व्हीकल की भी नहीं है। प्लांट की जो है 5,000 दी हुई, इसका मतलब है 5,000 से ज्यादा एलोकेट, 5,000 इतना एलोकेट नहीं होगा कि उसकी वैल्यू 5,000 से कम हो जाए। सिमिलरली फैक्ट्री बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू 5,000 है, कैरिंग अमाउंट 4 है, तो इसके ऊपर तो फैक्ट्री बिल्डिंग पे तो एलोकेट होना ही नहीं चाहिए।
आपके रिकवरेबल अमाउंट से नीचे जा ही नहीं सकते। अच्छा, अब जरा मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा कैलकुलेशन जो है यहाँ एक दफा कर लेता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाए कि एलोकेशन से आपका इम्पेयरमेंट लॉस आ कितने का रहा है, सिर्फ एलोकेशन करके। देखें, मुझे एलोकेट करना है 3000। अब रेशो निकाल लेते हैं। इक्विपमेंट की वैल्यू है 3000 डिवाइडेड बाई 15000, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 6000 आ रहा है। सही है, 600 आ रहा है। तो हमें पता है इक्विपमेंट की कोई रिकवरेबल अमाउंट नहीं है, तो ये 600 पूरा का पूरा एलोकेट होगा। तो इक्विपमेंट तो 600 से कम होके इक्विपमेंट की वैल्यू हो जाएगी 2400। इक्विपमेंट पे किसी को कोई मसला? इक्विपमेंट पे किसी को कोई एतराज? इक्विपमेंट पे किसी को कोई एतराज? ओके सर। सेम गोज फॉर व्हीकल। सर 3000 एलोकेट करना है, व्हीकल की वैल्यू 2000 है, तो ये आ रहा है 400। तो कोई रिकवरेबल अमाउंट वगैरह की झंझट नहीं है, तो एलोकेट कितना होगा आपका 400, और कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट आ गई 1600। फिर आपका आ जाता है प्लांट। अब अगर आप प्लांट को कैलकुलेट करें, तो प्लांट को जब आप प्लांट पे एलोकेट करते हैं, तो आपका जो इम्पेयरमेंट लॉस आता है एलोकेशन की वजह से, वो आता है 1200। आप करके भी देख लें, इम्पेयरमेंट की वजह से जो एलोकेशन की आपकी आती है इम्पेयरमेंट एलोकेशन, वो आती है 1200। ऐसा ही है, मगर आपको पता है आप मैक्सिमम कितने से कम कर सकते हैं? 1000 से, मैक्सिमम 1000 से। तो इसका मतलब है अनएलोकेटेड पोर्शन कितना रह गया? अनएलोकेटेड पोर्शन कितना रह गया? वो रह गया 200। ये मैंने यहाँ अलग से लिख दिया है, अनएलोकेटेड पोर्शन 200 का। मानते हैं या नहीं मानते आप लोग? सही है, क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से फैक्ट्री बिल्डिंग पे अगर आप एलोकेट करना चाहें तो एलोकेट होना चाहिए 800, मगर यहाँ एलोकेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी कैरिंग अमाउंट ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट से नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि आपका अभी भी 1000 का इम्पेयरमेंट है जो अनएलोकेटेड रह गया है। 1000 का इम्पेयरमेंट है जो अभी भी अनएलोकेटेड रह गया है। ऐसा ही है, 1000 का इम्पेयरमेंट है जो अभी भी अनएलोकेटेड रह गया है। ऐसा ही है। सही है। अब स्टैंडर्ड बोलता है कि अब इन 1000 को जो है ना, आप जो बचे हुए एसेट्स हैं उनमें एलोकेट कर दें। और वो बचे हुए एसेट्स कौन से हैं? इक्विपमेंट और व्हीकल। ओके। सही है। अब उसमें एलोकेट कैसे करेंगे? बड़ी आसान सी चीज है सर। कैरिंग अमाउंट इक्विपमेंट की कितनी है? 2400। व्हीकल की कितनी है? 1600 रिवाइज्ड। अच्छा, अब ये सर एलोकेट कैसे होगा? इसको मैं इधर कैलकुलेट करके बता देता हूं आपको। भाई कितना एलोकेट करना था? 1000 एलोकेट करना था। सर रेशो निकाल लें आपका, 2400 की इसकी वैल्यू है डिवाइडेड बाई 4000। तो सर 1000 में से 600 इक्विपमेंट को एलोकेट हो जाएगा, और 1000 में से आपका 400 किसको एलोकेट हो जाएगा? आपका व्हीकल को। आई होप आपको क्लियर है। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़े। सर पहले जो है हम ये नहीं देख रहे कि हमारी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, तो हम पहले पूरी एलोकेशन कर रहे हैं। फिर एलोकेशन में जब हम रिकवरेबल अमाउंट पे जाते हैं, तो फिर हम देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड है कि इससे नीचे नहीं जा यस सकता, यस तो यस फिर हम उसका जो है अनएलोकेटेड बना लेते हैं। यस ठीक है, अनएलोकेटेड बन जाता है। फिर वो जो रिमेनिंग एसेट है जिनके ऊपर रिकवरेबल अमाउंट हमें गिवन नहीं है, या उनकी वैल्यू 0 तक जा सकती है, उन पे एलोकेट कर देते हैं। यस यस, बिल्कुल ऐसा है। आगे बढ़े। सर ये वाला गुडविल वाला क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व करेंगे इसे, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे गुडविल वाले क्वेश्चन को।
अच्छा जी, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। द फॉलोइंग व्हीकल डिटेल्स अप्लाई टू अ सीजीयू मेजरमेंट अंडर द कॉस्ट मॉडल। व्हीकल, बिल्डिंग, गुडविल आपकी दी हुई है 4, 5 और गुडविल 2000, सही है ना। इम्पेयरमेंट लॉस कितने का आ रहा है? इम्पेयरमेंट लॉस आपका आ रहा है 3000 का, सही है। ये देख लें। अच्छा, हमें पता है जब भी गुडविल दी हुई हो तो पहले गुडविल को एलोकेट करते हैं, सही है ना, बाकी फिर रिमेनिंग हम लोग देखते हैं। कैरिंग अमाउंट है 11,000, रिकवरेबल अमाउंट है 8,000, इम्पेयरमेंट लॉस जो आपका आ रहा है वो 3000 का आ रहा है। अब आप देखें व्हीकल की आपको जो है व्हीकल और इसकी रिकवरेबल, सिर्फ व्हीकल की रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है आपको। कैरिंग अमाउंट है 4000। ये रिकवरेबल अमाउंट मैंने क्यों लिखी है? ताकि अगर तो कोई एलोकेशन के अंदर कमी ज्यादती हो तो रिकवरेबल अमाउंट मेरे पास एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हो कि इससे नीचे नहीं जा सकता। मतलब इन शॉर्ट मैक्सिमम एलोकेशन 1200 तक हो सकती है, 1200 से नीचे नहीं जा सकते। अच्छा जी, सबसे पहले तो एलोकेशन करते हुए मैंने गुडविल को डिलीट कर दिया। 3 में से 2, 3 पूरी की पूरी गुडविल को हमने एलोकेट कर दी, सही है। ये तो क्लियर है, गुडविल हो गई 0। अब पीछे रह गए 2 एसेट्स, व्हीकल और बिल्डिंग। पीछे रह गए 2 एसेट्स, व्हीकल और बिल्डिंग। अब आप देखिएगा, मैं इधर कैलकुलेशन भी आपको करके दिखा देता हूं। मुझे बताएं आपका एलोकेट कितना होना है? 1000। इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 4000 डिवाइडेड बाई 9000 कितना आ रहा है? 444 आ रहा है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है। रिकवरेबल अमाउंट में तो हमें 1200 का भी जो है वो है, तो ये तो कोई एलोकेट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 1000 इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 9000, सही है। तो ये इस तरीके से एलोकेट हो गया। आई होप आपको क्लियर है। किसी का कोई सवाल प्लीज तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन प्लीज? अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन जो इम्पेयरमेंट लॉस हमने बुक किया, क्या वो रिवर्स हो सकता है? कैन एन इम्पेयरमेंट लॉस बी रिवर्स्ड? यस सर, इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स हो सकता है। जिस तरीके से इम्पेयरमेंट लॉस हमने एलोकेट किया था वैसे ही इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स होगा। अच्छा, अलबत्ता एक चीज याद रखिएगा जो मैंने आपको पहले भी गुडविल के हवाले से, जिसे मैं आम फहम जबान में अपने सीए के स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि इज्जत जाती है तो सबसे पहले जाती है, और इज्जत एक दफा चली गई तो दोबारा नहीं आती। तो याद रखिएगा, गुडविल के ऊपर इम्पेयरमेंट कभी रिवर्स नहीं हो सकता, सही है ना। गुडविल के ऊपर इम्पेयरमेंट लॉस कभी रिवर्सल, गुडविल का रिवर्सल नहीं हो सकता। गुडविल एक दफा इम्पेयर हो गई तो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। आई होप आपको क्लियर है। आई होप आपको क्लियर है। तो सर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने जो है IS-36 और IS-2 दोनों, यस सर ये हमेशा याद रहेगा गुडविल वाला। चलें, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो सर अगेन हम लोगों ने इम्पेयरमेंट के हवाले से जो है, हमने सबसे पहले देखा कि सर इम्पेयरमेंट किन एसेट्स पे अप्लाई होता है। फिर हमने देखा कि सर इम्पेयरमेंट लॉस जो है, यानी आप जो है क्या हर साल करते हो? तो हमने बात की कि नहीं, आप इंडिकेटर रिव्यू करते हो, उसकी बेसिस पर अगर आपको इंडिकेटर्स लगते हैं तो फिर आप इम्पेयरमेंट लॉस बुक करते हो। इम्पेयरमेंट लॉस कैसे बुक करते हैं? आप कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हैं। इफ रिकवरेबल अमाउंट इज लोअर देन द कैरिंग अमाउंट तो आप इम्पेयरमेंट लॉस बुक करते हो। वैल्यू इन यूज, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वैल्यू इन यूज क्या है सर? जो भी आपके एसेट से रिलेटेड कैश फ्लोज हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप ले लेते हैं, सही है। और जो है क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कैश फ्लोज प्लॉट कर रहे होते हैं, तो उसमें 4-5 बातों का आपने ख्याल रखना है, वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। फिर हमने बात की कि सर जो है बाजू का CGU होता है,
केस जनरेटिंग यूनिट। तो उस केस में क्या करते हैं, तो आप जो है उस केस में एलोकेशन करते हैं। अगर तो कोई एसिड इंडिविजुअली इम्पेयर्ड है मगर सीजीयू इम्पेयर्ड नहीं है, तो आप इंडिविजुअल एसिड को इम्पेयर नहीं करते जब तक कि सीजीयू में इम्पेयरमेंट ना हो। सर सीजीयू में अगर इम्पेयरमेंट आती है तो एलोकेट किस तरीके से करते हैं, तो 3 बातें हमने सीखी कि प्रोरेटा बेसिस पे एलोकेट करते हैं। अगर गुडविल होती है तो उसको सबसे पहले जो है वो इम्पेयर करते हैं विदाउट एनी प्रोरेशन, और एलोकेशन करते हुए अगर किसी एसिड की रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा एलोकेशन हो रही है तो आप रिकवरेबल अमाउंट तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। फिर आखिरी हमने बात की कि सर रिकवरेबल इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो रिवर्स कर सकते हैं अगर एक दफ़ा बुक हो चुका है। जी बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, अलबत्ता गुडविल रिवर्स नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम का डिसाइड 10 सितंबर हुआ है, 10 सितंबर डिसाइड हुआ है, 10 सितंबर। कुछ भी नहीं करेंगे ना, रिकवरेबल अमाउंट अगर ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, तो अरसलान कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो आप कॉस्ट पे ही रखेंगे। कुछ भी करने की, कैरिंग अमाउंट आप कैरिंग अमाउंट पे ही रखेंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सर अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टैंडर्ड है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में ही स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की क्या राय है? ठीक है सर। सर पेपर के बारे में थोड़ा बताएंगे, पेपर किस किस्म का हमारे पास आएगा? अच्छा देखें, पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा एंड दैट वुड बी कॉन्सेप्चुअल। 10 या 20% आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, सही है ना, बाकी सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे। जैसे अगर मैं सिनेरियो बना दूंगा कि भाई सीजीयू के अंदर इम्पेयरमेंट लॉस अगर करना है तो किस बेसिस पे एलोकेट करते हैं, तो वो 4-5 बातें लिखी हुई होंगी, सही है ना, कि रिकवरेबल अमाउंट की बेसिस पर या आपका होल बेसिस पे या प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, इस तरीके से आपके सवाल आएंगे। या रिकवरेबल अमाउंट जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से मैं पूछ लूंगा। लोअर ऑफ फेयर वैल्यू या लोअर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज, लोअर ऑफ एनआरवी एंड वैल्यू इन यूज, इस तरीके के मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। थैंक यू सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ भी कर दूं जस्ट टू गिव यू कंफर्ट कि नेक्स्ट सेशन जो है वो हम लोगों का इंशाल्लाह, हम लोग के 2 छोटे स्टैंडर्ड अब रह गए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक IAS 38, वो भी IAS 16 जैसा ही है, बस उसमें 1-2 चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं बतानी है। इट शुड हार्डली टेक मी लाइक 15 मिनट्स टू डिस्कस। और एक IFRS 5 है जिसमें आधा घंटा लगेगा। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है इट वुड बी अ रिवीजन क्लास एज वेल, जिसके अंदर मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा पूरा, और ये 2 स्टैंडर्ड्स को मैं कवर करवाऊंगा जो कि आधे पौने घंटे के रह गए। उसके बाद फिर जो है, अच्छा वो जो मैं रिवीजन करवाऊंगा मैं उसके साथ आप लोगों को वॉइस नोट्स भी दूंगा, यानी हर स्टैंडर्ड पर ना मैंने वॉइस नोट्स भी बनाए हुए हैं। तो आप लोग जो है दायरे सी बात है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि बीइंग अ प्रोफेशनल आप लोगों के पास जो है वो ऑब्वियसली टाइम का थोड़ा सा मसला होता है। तो जस्ट फॉर योर ईज वो वॉइस नोट्स हैं जो आप लोगों के पास, आप लोग सुनते भी रहें, अगर कभी भी, सिर्फ पेपर के लिए ही नहीं, वैसे भी आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से जो है देन एंड दियरी शेयर कर दूंगा, बल्कि होगा तो मैं आज ही शेयर कर दूंगा। सही है सर पेपर उन्हीं वाइट नोट्स में ऐसे ही होगा? सॉरी इंशाल्लाह अगर क्लासेस आपने प्रॉपर्ली ली हुई हैं और वॉइस नोट सुन लेते हैं और रिवीजन सेशन लिया हुआ है तो इंशाल्लाह आपका पेपर आसानी से हो जाएगा। चलिए ठीक है। ठीक है, और फिर जो है ये 28 तारीख को हम लोगों का ये रिवीजन सेशन फिजिकल होगा, सही है। उसके बाद एक हफ्ता आप लोग भले ब्रेक ले लीजिएगा फॉर प्रैक्टिस पर्पजेज, और फिर 10 सितंबर को हम लोगों का तय हुआ है कि हम लोगों का असेसमेंट होगा। ठीक है सर 10 सितंबर को हम टाइमिंग 8 to 9:30 कर सकते हैं? मैं मालूम कर लेता हूँ। पासिंग मार्क्स 25 होंगे, 50 मार्क्स का पेपर होगा, पासिंग मार्क्स 25 होंगे। वैसे जहां तक मुझे याद है 7 बजे तो होता है, मैं एक दफा पूछ लूंगा। हम लोग मैं कोशिश करूंगा इसको 7:30 बजे करवा दूं। सर जो भी हो, Okay, आप thank एक दफा फाइनल जो है ना IT वगैरह जिससे भी हो सकता है करके ना मुझे डेट कंफर्म कर दीजिएगा, अच्छा, ताकि आपको उसके इंशाल्लाह प्लान कर लें थोड़ी सी। कल तक डेट कंफर्म हो जाएगी। कल तक डेट और टाइम आपको दोनों कंफर्म कर देंगे इंशाल्लाह मैनेजमेंट। ठीक है, चले सर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक फिजिकली। अल्लाह हाफिज। सर ये सर एक मेरा क्वेश्चन था हाँ सर, ये इसमें से नहीं था, बेसिकली वो IFRS 9 के हवाले से था। अभी रिसेंटली हमारी बुक्स क्लोज हुई हैं तो
उसमें थोड़े से नोट्स बना देते सैयद भाई, अगर आपके लिए अगर इशू ना हो, आप मुझे वॉइस नोट अगर ड्रॉप कर दें या इसको नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अभी जो है ना 5 मिनट में मेरा एक और सेशन है। सर सिर्फ 5 मिनट में ही जवाब मिल जाए, वो इतना ज्यादा नहीं था असल में। अच्छा, आप वो मैंने वॉइस नोट पहले भी ड्रॉप किया था, तो अच्छा चले, मुझे आप नहीं पूछ मिल लें सका पूछ लें response। पूछ लें पूछ लें। इसमें सिर्फ ये है कि हमें मतलब एक रिक्वायरमेंट ये है कि IFRS 9 के अंदर जो भी हमारी इक्विटीज है उसका हमें नोट्स बना के देना होता है, और कि पूरे साल में इसकी कितनी एडजस्टमेंट हुई है और ईयर एंड पे इसकी फेयर वैल्यू क्या है वो दिखानी होती है, और लास्ट ईयर की कंपेरेटिव होती है। अब इसमें थोड़ा सा मैं लास्ट ईयर मैंने वर्किंग की थी, लेकिन बिल्कुल जहन से निकल गया, वो ऑडिटर के कहने पर किया था। अभी सिर्फ ये मुझे कंफर्म करना था, इसमें जो हम कॉस्ट वहाँ पे शेयर करते हैं टेबल के अंदर, जो नोट्स बना रहे होते हैं फाइनेंशियल्स में, तो ये कॉस्ट हमें एक्चुअल कॉस्ट दिखानी चाहिए, या फिर वो जो लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग कॉस्ट है प्लस फिर जो करंट ईयर की बाइंग है वो दिखाना चाहिए यहाँ पर? क्या स्टैंडर्ड में क्या होता है नोट्स के अंदर? दोनों दोनों ही अलाउड है, कोई हरज वाली बात नहीं है। वैसे ऑब्वियसली बाइंग को आप ऐड करके दिखाएं तो ज्यादा बेहतर है ना। मतलब इसमें इसमें अगर जैसे कि मेरे पास कोई ऐसा शेयर्स है जो मुझे लास्ट ईयर के अंदर उसकी कोई भी मतलब से इस करंट ईयर में कोई सेलिंग नहीं हुई, लास्ट ईयर की जो रेट थे तो वो लास्ट ईयर जितने में हमने क्लोज किया था वो उसकी जो फेयर वैल्यू थी वो मैं कॉस्ट की जगह कंसिडर कर सकता हूँ उसको भी? फेयर वैल्यू, अगर आप फेयर वैल्यू पर रख रहे हैं तो जी बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, और एक्चुअल कॉस्ट जो है, अगर उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो मैंने 2 साल पहले खरीदा था तो वो काफी ब्रैकेट में ज्यादा दिखा कम थी। देते हैं, आप नीचे दिखा देते हैं अलग से ना, एक एस्टेरिक डाल के या ब्रैकेट में बता देते हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। अच्छा, इन्होंने सिर्फ मुझे ऐसा नोट शेयर किए हैं जिसमें सिर्फ मुझे कॉस्ट दिखानी है, टोटल एडजस्टमेंट कितनी हुई है, और फिर उसके बाद उस पर जो भी उसका फेयर वैल्यू है, या इस साल जो भी अभी करंट 30 जून को जो भी उसकी वैल्यू आ रही थी इक्विटीज, उसमें सिर्फ कॉस्ट का मुझे थोड़ी दो मेरे पास ऑप्शन आ रहे थे। तो मुझे प्रॉपर ये लग रहा था कि जो करंट फेयर वैल्यू है प्लस फिर जो जो लास्ट हमने बुक किए फेयर वैल्यू पे जिस पे क्लोज किया था वो, और प्लस जो इस साल की बाइंग है इसको वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन फिर मुझे ये भी डाउट लगने लगा कि शायद जो है अब एक्चुअल कॉस्ट का ऐसी बात नहीं हो, कल को एक्चुअल कॉस्ट का न्यू स्टैंडर्ड ये कह रहा हूँ, तो इस वजह से सिर्फ इसकी कंफर्मेशन चाहिए थी मुझे। तो मैं दोनों चीज भी रख सकता हूँ, आप ये भी कह सकते हैं मैं कॉस्ट पे मगर भी खाली रख सकता हूँ। मगर नहीं, देखें वो तो आपकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अलबत्ता कॉस्ट आप ब्रैकेट में जरूर, अगर आप फेयर वैल्यू दिखा रहे हैं ना तो कॉस्ट को ब्रैकेट में जरूर दिखाइएगा। एक्चुअल कॉस्ट जो उसकी डे जी वन में परचेज बिल्कुल प्राइस थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अगर मैं उसी को ही कंसिडर कर लूँ वहाँ पर तो फिर इससे ज़्यादा सही हो जाएगा ना, क्योंकि जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग वैल्यूज थी वो तो वैसे भी उसकी आ रही है वहाँ पर। लेकिन ये है कि मैं एक्चुअल कॉस्ट से करूँगा तो ये ज़्यादा फिक्स हो जाएगा, बाद में फिर देख लेता हूँ कि ऑडिटर क्या हाँ लेकिन ये भी है, अगर ये आप, स्टैंडर्ड। हाँ ये भी आप कर सकते हैं। और अगर आपका जो दोनों ऑप्शन है ना, आप मुझे भेज दें, तस्वीर लेके भेज जी दें, मैं आपको बता दूंगा। या नेक्स्ट क्लास में जो है ना, भले लेकर ही आ जाएं तो मैं आपको बता दूंगा ऑप्शन 1 बेटर है या ऑप्शन 2। ठीक है। ठीक है, जी चले। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।